हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 का हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में आप लोगों को मैं बता रहा था यूजेज ऑफ डायमेंशंस। आज एक बड़ा कीमती और बहुत इंटरेस्टिंग यूज आने वाला है डायमेंशन का। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 GF इक्वल टू कितना डाइन, या कह सकते हैं कि एक गर्लफ्रेंड कितनी डायनों के बराबर होती है। कितनी डायनें जब मिलती है एक गर्लफ्रेंड बनती है। जो सपाट मतलब ऐसा कुछ सीखने वाले हैं कि 1 ग्राम ऑफ फोर्स में कितना डाइन होता है। तो आप लोगों के लिए एक मीम का क्वेश्चन बना, मतलब जो मीमर्स होंगे तो पूरी वीडियो देखना। लास्ट में आप लोग सीखोगे कि कितनी डायनें मिलकर एक गर्लफ्रेंड बनाएंगी इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, जो लड़कियां देख रही है मतलब मजाक चल रहा है। ठीक है, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, मतलब कि वन यूनिट सिस्टम को दूसरी यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, आज ये सीखने वाले हैं। तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि अगर मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, अभी मैंने जब डिस्टेंस मेजर करी तो मैंने देखा कि मेरी डिस्टेंस कितनी आई, 1 मीटर आई। तो बताओ क्या इस 1 मीटर को अगर मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूं तो बच्चों क्या गलत है? मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, मैंने बोला इसको मेरी जो डिस्टेंस मेजर करी 1 मीटर मैंने मेजर करी, इसको अगर मैं 100 सेंटीमीटर लिखूं तो गलत तो नहीं है ना। बस ये समझ जाना कि अगर SI यूनिट सिस्टम पे लिखाया है तो ये कौन से यूनिट सिस्टम पे होगा? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और कुछ नहीं है। मतलब डिफरेंट यूनिट सिस्टम में लिखने की वजह से उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई और यूनिट बदल गई। समझ में आया ना? है तो वही फिजिकल क्वांटिटी, बात भी वही है। ठीक है, तो अब बताओ फिर मैं ये तो डिस्टेंस की बात करी, ऐसे भी किसी भी चीज़ की आप बात कर सकते हो। सो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा लिखूं तो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस के बदले Q से दिखा रहा हूं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हैं जैसे डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 क्या हुआ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, मीटर क्या हुई इसकी यूनिट। ऐसे 100 क्या हुआ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर क्या हुई यूनिट। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है यहाँ पे कुछ और आ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जा रही है डिफरेंट यूनिट सिस्टम में जब जा रहे हैं। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं 2 डिफरेंट यूनिट सिस्टम में लिखूं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? N1 U1 इक्वल टू N2 U2। U1 U2 क्या है? यूनिट्स हैं इन डिफरेंट सिस्टम। आया? तो यहां पे लिख लेता हूं U1 एंड U2 आर यूनिट्स इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम। ठीक है, एंड N1 एंड N2 ये क्या है? आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, इन कोई डिफरेंट यूनिट सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आज कभी कभी मुझसे पूछता है फिर बताओ 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो बोलोगे ये तो पता ही है, बच्चों वाली चीज होगी। ऐसे कोई पूछेगा कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग जूल की CGS सिस्टम में यूनिट है। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन फोर्स की CGS सिस्टम में यूनिट है, तो ये निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, मतलब आपको N1 U1 पता है, U2 भी पता है, आपको N2 पता करना है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि 1 यूनिट सिस्टम को सेकेंड यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटी Q है, इसकी जो डायमेंशन है कुछ तो होगी ना, जैसे डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन L हो जाएगी, फोर्स होती तो ML/T-2, अब तो याद होगी। वॉल्यूम होता तो इसकी डायमेंशन L3 होती। अभी मुझे नहीं पता फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो इसकी डायमेंशन मैंने ये ले ली, m⁴A कुछ तो होगी ना, L⁴B T⁴C, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी फिजिकल क्वांटिटी Q, ठीक है, इसकी जो फंडामेंटल वैल्यूज है पहले यूनिट सिस्टम में है M1 L1 T1, और जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इसकी दूसरी यूनिट सिस्टम में मैं क्या ले लेता हूँ M2 L2 T2। ठीक है,
क्लियर? मैंने बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c बोला, लेकिन जो अगर डिफरेंट यूनिट सिस्टम में लिखोगे तो यहाँ मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये चीज़ बदल जाएगी, m1 l1 t1, m2 l2 t2, समझ जाना। हाँ, तो अब मैं कैसे निकाल रहा हूँ n2 की वैल्यू देखना जरा, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सिंस n1 u1 इक्वल टू कितना होता है n2 u2, अब ये यूनिट लिख लेता हूँ फिर, ठीक है। पहले यूनिट सिस्टम में मैंने बोला मेरी डायमेंशन कितनी है m l t, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मैंने अभी ऐसी ली है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, लेकिन अब फर्स्ट यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हो तो m1 l1 t1 की पावर a b c कर देता हूँ। ऐसे ही सेकेंड यूनिट सिस्टम की बात करूंगा तो n2 u2 की जगह कितनी होगी, देखो ना है तो दोनों डिस्टेंस ही, तो पावर सेम आएगी, इसकी पावर भी a, l की पावर भी b, t की पावर भी c, लेकिन देखो मीटर के बदले सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो m2 l2 t2 लिखना पड़ेगा। अब मैंने पता करना है n2, तो n2 पता करना है तो सीधी सी बात है, देखो इस चीज को इसको इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो इसको इधर भेजूंगा तो सिर्फ यहाँ n2 बचेगा, n2 इक्वल टू ये अपॉन में आ जाएगा, हाँ तो आ जाएगा n1 इधर दिख रहा है, तो n2 इसको इधर भेजा तो n1, और इधर कितना आ जाएगा m1 की पावर a ऊपर था, ये नीचे आ गया ना, चलो ऐसा लिख लेते हैं इसको पहले आराम से, l1 की पावर b, t1 की पावर c, ये तो था पहले से यहाँ पे, इसको अपॉन में भेजा तो अपॉन m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसा लिख दूँ, तो यहाँ से आ जाएगा n2 इक्वल टू n1, देखो m1 की पावर a है, m2 की पावर भी a है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं कि m1 अपॉन m2 पूरे की पावर a, ऐसी l1 की पावर भी b, l2 की पावर भी b, तो l1 अपॉन l2 की पावर b, ऐसे ही नेक्स्ट t1 की पावर c, t2 की पावर c, तो t1 अपॉन t2 की पावर c, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। तो मतलब मैंने बोला कि अगर 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो ये n2 पता करना है आप लोगों ने, n2 पता करना है, n1 दिया है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल करके ही तो पता चलेगा ना, और वो डाइन वाला भी बताना है मैंने आप लोगों को। सो अब न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेना, या पीछे कुछ सेकेंड पीछे जाके आप लोग चेक कर लो, ठीक है। तो मैं मेन चीज़ें लिख लेता हूँ कि 1 यूनिट सिस्टम को अगर किसी दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, n1 u1 n2 u2। यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन क्या ली है मैंने, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये पहला यूनिट सिस्टम है, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, ये क्या है आप लोगों का सेकेंड यूनिट सिस्टम। इसमें मैंने बोला अगर आप लोगों को n2 पता करना है तो कैसे पता करेंगे, अभी बताया था फॉर्मूला, n2 इक्वल टू n1, ये आता है m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b, t1 मतलब टाइम पहली यूनिट सिस्टम में, t2 मतलब दूसरी यूनिट सिस्टम में टाइम की होल पावर c, ठीक है। अब देखो करके देखते हैं तभी तो पता चलेगा। क्वेश्चन है पहला कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है बताओ, ml(t-2) ये होती है, मैंने लिख दी, डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। अब कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे, इससे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से इसको कंपेयर करो। तो जब कंपेयर करोगे m की पावर 1 m की पावर a, तो a इक्वल टू कितना आएगा 1, l की पावर 1 l की पावर b, तो b इक्वल टू कितना आएगा 1, t की पावर c t की पावर -2, तो c इक्वल टू कितना आएगा -2, ठीक है।
ABC की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरी चीज़ 1 न्यूटन, अब इसको इससे कंपेयर करो, N1U1 इक्वल टू N2U2, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, मतलब ये कह सकता हूँ मैं, ये मेरा क्या हुआ N1 हुआ, ये मेरा क्या हुआ U1, ये मेरा क्या हुआ N2, ये मेरा क्या हुआ U2। तो आज मुझसे क्या पूछा है फिर बताओ, N2 पूछा है कि N2 कितना होगा, ठीक है। और मुझे दिया है, क्या दिया है, N1 की वैल्यू कितनी दी है बताओ तो, N1 की वैल्यू दी है 1, ठीक है। अब अगली चीज़ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन कौन सा यूनिट सिस्टम होता है बताओ, ये SI यूनिट सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए, जिसको पता नहीं है याद कर लो, कि जो डाइन होती है फोर्स की CGS यूनिट सिस्टम में होती है, मतलब कि फोर्स की यूनिट CGS सिस्टम में डायन होती है, ठीक है। CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। तो आपसे पूछा कि बताओ 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, तो मैंने N2 पता करना है, तो इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में कैसे रखते हैं देखना, चलो यहां से करते हैं इसको। तो पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं, सिंस N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, फिर L1 अपॉन L2 की होल पावर B, फिर T1 अपॉन T2 की होल पावर C। तो रख देते हैं, N2 मुझे पता करना है, N1 की वैल्यू मैंने देखी 1, M1 मतलब मास पहली यूनिट सिस्टम में, पहली यूनिट सिस्टम SI यूनिट सिस्टम है, SI यूनिट सिस्टम में मास क्या होता है kg में, इसको 1 kg लिख देते हैं, हाँ। अपॉन M2 मतलब मास सेकेंड यूनिट सिस्टम CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो CGS सिस्टम में मास ग्राम में होता है, तो 1 ग्राम लिखना पड़ेगा, कि होल पावर कितना है A की वैल्यू कितनी है 1। ऐसे ही L1 मतलब लेंथ, पहली यूनिट सिस्टम क्या है SI यूनिट सिस्टम में लेंथ कितनी होती है मीटर, अपॉन L2 मतलब लेंथ दूसरी यूनिट सिस्टम कौन सी है CGS सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि डाइन CGS सिस्टम में होता है, हाँ, कि पावर B है तो B की वैल्यू 1। तीसरा टाइम पहले यूनिट सिस्टम में SI यूनिट सिस्टम में टाइम सेकेंड में होता है, तो 1 सेकेंड अपॉन T2 दूसरा यूनिट सिस्टम में CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो CGS सिस्टम में भी टाइम सेकेंड में ही होता है, होल पावर C मतलब -2, ठीक है। इसके बाद का काम देखो, ये kg है ग्राम है, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो जाने वाला है, तो आ जाएगा N2 इक्वल टू 1, ठीक है, 1 kg ना, 1 kg होता है 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की होल पावर 1, फिर 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर होल पावर 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो 1 की पावर कितना ये -2, ठीक है। देख ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो N2 इक्वल टू कितना आ गया 1, तो 1 ही हुआ, हटा दो। 1000 मतलब कितना हुआ बच्चों बताओ, 10 की पावर 3, पूरे की होल पावर 1 है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 मतलब कितना हुआ 10 की पावर 2, जितने जीरो उतनी पावर, होल पावर 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, तो ये 1 आएगा। अब 3 इंटू 1 कितना आएगा 10 टू दी पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 10 टू दी पावर 2, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो 10 टू दी पावर 5, तो N2 की वैल्यू 10 टू दी पावर 5, तो रख लेते हैं फिर। नाउ कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू ये N2 की वैल्यू कितनी निकली 10 टू दी पावर 5, तो 10 टू दी पावर 5 डाइन, तो जब 10 टू दी पावर 5 डाइने मिली 1 न्यूटन बना, मजाक, डाइन बोलते हैं डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अभी GF वाला बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, गजब वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफर्म यही उठा के दे देगा आपको, कंफर्म। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी बोलता है आपसे कि 1 जूल, क्या बोलता है आपसे 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, ERG, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कभी पूछता है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, तो आपको पता है जूल किसकी यूनिट होती है, शाबाश कुछ लोग सही बता रहे हैं, तो जूल जो होती है ये होती है वर्क की यूनिट, ठीक है,
और एक बात बताऊं, अर्ग जो है ना वर्क की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है, जूल एसआई सिस्टम में। अब बताओ वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क की डायमेंशन होती है ML2T-2 होती है। कंपेयर करोगे तो m की पावर तो 1 ही हुई तो 1 आ जाएगा, लेकिन आज b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और c की वैल्यू तो -2 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को वही n2 पता करना है, n1 की वैल्यू कितनी 1 दी हुई है। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रख दो, कुछ नहीं है। देखो ना, पहला यूनिट सिस्टम SI है, दूसरा CGS है, कोई चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ b की वैल्यू बदली है तो b की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पे, b की जगह 2 रख देंगे। तो b की जगह मैंने 2 रख दिया, जहाँ पे भी b की जगह यहाँ पे 2 रख देना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 4, तो 4 + 3 कितना आ जाएगा 7। तो बस आंसर आ गया कितना, 1 जूल = 10⁻7 अर्ग्स। देखो कितना आसान था, एक चीज आनी चाहिए बस आप लोगों को, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, कहीं पे पूछना है अगर बताओ। अब मैं आप लोगों से, जो मैं आप लोगों को बोला था कि 1 GF = कितना डाइन, कितनी डाइनें मिलके एक गर्लफ्रेंड बनाती है, वो सीख लेते हैं। हाँ देखो 1 GF मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। 1 GF होता है 1 ग्राम ऑफ फोर्स। बाद में जाके इसको डिटेल में बताऊंगा कैसे आता है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो 1 GF = 9.8 × 10⁻³ न्यूटन। अब मैंने आपको बताया 1 न्यूटन = होता है 10⁵ डाइन्स, ठीक है। तो रख दूं तो कितना आ जाएगा, 9.8 × 10⁻³ इस न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करूं × 10⁵ डाइन्स। अब देखो 10⁵ है -3 है, तो आएगा 9.8 -3 + 5 × 10⁻² डाइन्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 980 डाइन्स, ठीक है। तो 1 GF मतलब कि ग्राम ऑफ फोर्स 980 डाइन्स के बराबर होता है, या 1 गर्लफ्रेंड 980 डाइनों के बराबर होती है। 980 डाइनें मिलके एक गर्लफ्रेंड बनाती है। तो गर्लफ्रेंड से दूर रहना बेटा, जब तक 12th नहीं हो जाता है तो गर्लफ्रेंड से दूर रहना, सोच भूत लग जाएगा, छली जाओगे, छली। थैंक यू।